सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ अपनी टीम से कहता है कि अब मैं समझ गया कि ये सोल डिस्ट्रॉयर्स कैसे अटैक करते हैं। जिसके बाद वो क्विंसी और जीरुयू से एक शॉर्ट बैरियर बनाने के लिए कहता है। उनका ये कॉम्बाइंड शॉर्ट बैरियर न सिर्फ उनको बग से बचा रहे थे, बल्कि पास आने वाले सारे सोल डिस्ट्रॉयर बग्स को खत्म भी करते जा रहे थे। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि क्विंसी और जीरुयू अपने इस टेक्निक को इतनी अच्छी तरह से काम करते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं बात करें बाकी डिसाइपल्स की, तो वो लोग सोल डिस्ट्रॉयर बग्स से बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए अपने बचाव के लिए वो लोग भी चैन साओ की तरफ जाने लगते हैं। मगर जीरुयू उनको आगे बढ़ने से रोक देती है। तो ये देखकर एक एल्डर कहता है कि आखिर ये किस तरह का बिहेवियर है, हम लोग एक टीम है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिसके जवाब में जीरुयू कहती है कि आखिर तुम्हारी मदद मैं क्यों करूं, क्या तुम्हारा मेरे ऊपर कोई एहसान है। तभी मास्टर सान वूजी आगे बढ़कर कहते हैं कि अभी आर्ग्यू मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर हमें ट्रेजर मिल गया तो मेरी पूरी टीम पहले तुम्हें चूज करने का मौका देगा। अब ये चीज सुनकर चैन साओ जीरुयू से कहता है कि उन्हें अंदर आने दो। इसीलिए जीरुयू अपने बैरियर का साइज थोड़ा बढ़ाकर उन्हें भी अंदर ले लेती है। सोल डिस्ट्रॉयर बग्स भी उनके पीछे पीछे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, मगर बैरियर की वजह से वो लोग टकरा कर बाहर ही रुक जाते हैं। और अब जाकर सान वूजी की टीम फाइनली चैन की सांस लेती है। चैन साओ फिर सबके अंदर आने के बाद यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पीछे एक एल्डर मन ही मन कह रहा था कि एक बार मुझे इस मुसीबत से निकलने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, देखते हैं कि तुम मुझसे पहले ट्रेजर कैसे लेते हो। मगर ये चीज चैन साओ अपनी टेलीपैथी के इस्तेमाल से सुन लेता है, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए चैन साओ एक बग को बैरियर के अंदर घुसा देता है और वो बग सीधे जाकर उसी एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए बढ़ रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि उस एल्डर की सोल तो अब करप्ट हो गई है। वो अपने ही डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने पड़ता है, इसलिए चैन साओ मौके का फायदा उठाकर एक पावर स्लैश मारकर उस बंदे को खत्म कर देता है। जिसको देखकर यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं। डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि आखिर तुमने ये क्यों किया। अब इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि उसकी सोल डैमेज हो चुकी थी, इसीलिए उसका मरना तो तय था। मैंने बस यहाँ पर लोगों की सुरक्षा और टाइम बचाने के लिए उसको खत्म कर दिया। तो इस पर एक एल्डर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे इस बैरियर में गैप क्यों था, वो सोल डिस्ट्रॉयर बग अंदर कैसे आया, कहीं इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ तो नहीं। तो इसके जवाब में पीछे से जीरुयू आगे बढ़कर कहती है कि बकवास करना बंद करो, यहाँ पर काफी सारे सोल डिस्ट्रॉयर बग्स हैं और तुम्हें तो उनकी स्ट्रेंथ पता ही है, और मैं एक लो लेवल कल्टीवेटर हूँ। आखिर मैं इतने सारे पावरफुल सोल डिस्ट्रॉइंग बग्स को कैसे रोक पाऊंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो एल्डर वेई, आप मेरी बैरियर से बाहर निकल जाइए। तो ये चीज सुनकर एल्डर वेई की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे चैन साओ की टीम के साथ ही आगे जाना पड़ता है। सोल डिस्ट्रॉइंग बग्स काफी ज्यादा संख्या में उनका पीछा कर रहे थे, मगर कोई भी उनके बैरियर के अंदर नहीं जा पा रहा था। जिसके कुछ देर बाद फिर वो लोग फाइनली सोल डिस्ट्रॉइंग बग्स के एरिया को पार कर लेते हैं। इस पॉइंट के आगे सोल डिस्ट्रॉइंग बग्स नहीं जा पा रहे थे, इसलिए चैन साओ के कहने पर क्विंसी और जीरुयू इस बैरियर को क्लोज कर देते हैं। मास्टर सान वूजी कहते हैं कि फाइनली इनसे पीछा छूटा और फिर हमें यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जाता है। ये अगले फ्लोर में जाने के लिए लाइट ब्रिज था। वो मोटा एल्डर तो ये देखकर कहने लगता है कि अगले फ्लोर से आने वाली एनर्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और फिर बिना किसी देरी के वो और उसकी टीम लाइट ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। चैन साओ भी अपनी टीम के साथ उस लाइट ब्रिज से आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पहुँचते ही सबकी नजर आसपास बिखरे हुए पावरफुल मैजिक क्रिस्टल्स पर पड़ती है। डिसाइपल्स तो कहने लगते हैं कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े और पावरफुल ब्लड क्रिस्टल्स ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, इनकी वैल्यू तो करोड़ों में होगी। तभी सबकी नजर आगे बड़े से फॉर्मेशन के अंदर चमकते हुए गोले पर पड़ती है। चैन साओ के साथ साथ यहाँ पर वो सभी डिसाइपल्स उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। उसको देखते ही सभी को समझ में आ गया था कि ये इस पूरे एंशिएंट रूइन का मेन ट्रेजर है। एक एल्डर तो सबसे पहले ट्रेजर को हथियाने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, मगर फॉर्मेशन पर लगे हुए बैरियर की वजह से वो टकरा कर पीछे गिर जाता है। जीरुयू और चैन साओ ये चीज देखकर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि सान वूजी ने उनसे प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले ट्रेजर को चूज करने के लिए वो लोग उन्हें देने वाले हैं। वहीं बात करें उस एल्डर की, तो वो अब ये कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर फॉर्मेशन की पावर को टेस्ट करने के लिए गया था, अब मुझे समझ में आ गया कि ये आसानी से नहीं टूटने वाला है।
मास्टर सांवुजी भी पीछे मुड़कर डिसाइपल से कहने लगते हैं कि इस जगह पर काफी सारे टॉप ग्रेड के रियल स्टोन्स और ब्लड एसेंस स्टोन्स हैं। और रही बात उस ट्रेजर बॉक्स की, तो उसका बंटवारा हम लोग रूल के हिसाब से करेंगे। तभी वो एल्डर दोबारा से कहने लगता है कि सांवुजी को इस फॉर्मेशन को तोड़ने में काफी ज्यादा समय लगेगा, क्यों ना हम सब मिलकर पहले इस फॉर्मेशन को तोड़े, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें। और इतना कहते ही वो अपना स्वॉर्ड निकाल कर फॉर्मेशन के ऊपर पावर स्लैश अटैक करता है, मगर उसके इस अटैक से फॉर्मेशन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके इस पावरफुल अटैक से बस एक बड़ा सा धमाका होता है और कुछ नहीं। मोटा एल्डर भी कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है, इसीलिए वो खुद भी आगे बढ़कर फॉर्मेशन के ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक करने लगता है, मगर इसका भी कुछ फायदा नहीं होता। नीचे आकर वो मोटा कहने लगता है कि इसको डिस्ट्रॉय करने में हमें कम से कम 2-3 महीने तो आराम से लग जाएंगे, और अब तो ज्यादा समय भी नहीं बचा है, ये एंशिएंट रूइन जल्द ही क्लोज भी होने वाला है। अब उनकी ये बात सुनकर मास्टर सांवुजी कहने लगते हैं कि एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। वो आगे बढ़कर अपनी एनर्जी को फोकस करके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। ऐसा लग रहा था कि उनके अटैक से भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, मगर तभी हम नोटिस करते हैं कि वहाँ के एक पिलर में कुछ पैटर्न बन रहा है। तो मास्टर सांवुजी तुरंत उस पिलर के पास जाकर उसके अंदर एनर्जी डालने लगते हैं, जिससे यहाँ पर सारे पिलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये फॉर्मेशन तेजी से घूमने लगता है। चैनसॉ भी ये चीज देखकर अब आगे बढ़ने लगता है। तभी एक डिसाइपल कहता है कि मास्टर सांवुजी, आपको तो सच में यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता है। जिस पर मास्टर सांवुजी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत ही पता है। मगर चैनसॉ तो इसको इग्नोर नहीं करने वाला था। वो कहता है कि मास्टर सांवुजी इतने एंशिएंट और फोरबिडन रूइंस के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ बनाए हर एक फॉर्मेशन को डीमन रेस के मास्टर्स ने बनाया है। मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, मगर मास्टर सांवुजी, आप सच में अमेजिंग हो। मास्टर सांवुजी चैनसॉ की ये बात सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं और पूछने लगते हैं कि मास्टर चैनसॉ, आपका ये सब कहने का क्या मतलब है। तो चैनसॉ बताता है कि मास्टर सांवुजी, क्या आपको ये नहीं पता है कि ये जगह पहले डीमन का हुआ करता था और इसके अंदर जितने भी फॉर्मेशन और बैरियर थे वो सभी डीमंस ने ही बनाया है। तभी पीछे से एक एल्डर कहने लगते हैं कि तुम्हें इस बारे में क्या पता होगा, तुम तो लोअर 4 रेल्म से बिलोंग करते हो। जिस पर चैनसॉ कहता है कि नहीं, यहाँ पर आप गलत हो, मैंने ऐसे काफी सारे रूइंस देखा है और कई बार डीमन से भी मेरी फाइट हो चुकी है, इसलिए मेरे पास उनके और उनके रूइंस के ऊपर काफी अच्छी तरह से रिसर्च है। सांवुजी तो ये चीज सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मास्टर चैनसॉ ने ऐसे फॉर्मेशन को रिसर्च किया है तो क्यों ना आप इस फॉर्मेशन को हमारे साथ ब्रेक करने में मदद करें, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चैनसॉ उनसे पूछता है कि मेरे पास तो रिसर्च थी, मगर आपके पास क्या, आपको इनके बारे में कैसे पता चला। तो मास्टर सांवुजी कहते हैं कि शायद मैं लकी था, मुझे इसके बारे में वैसे कुछ ज्यादा नहीं पता, गलती से बस वो पिलर एक्टिवेट हो गया था। आपके पास इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की नॉलेज है, आपसे मेरा कोई मुकाबला नहीं। तभी वहाँ पीछे से एक एल्डर कहने लगते हैं कि अगर ये लड़का सच में इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने वाला है तो थोड़ा जल्दी करे, वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो फिर चैनसॉ ये चीज सुनकर कहने लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर क्यों ना हम लोग जल्दी से इस ट्रेजर के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारे के बारे में बात कर लें। तो मास्टर सांवुजी कहते हैं कि अगर मास्टर चैनसॉ आप इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर लेते हो तो मैं आपके हिस्से से 1% ज्यादा आपको ट्रेजर दूंगा। सभी लोग यहाँ पर ये चीज सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने वैल्यूएबल ट्रेजर का 1% भी बहुत ही ज्यादा होता है। चैनसॉ ये सुनकर यहाँ पर बाकी एल्डर्स की शक्ल देखता है, जो कि बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। एक एल्डर तो कहता है कि ठीक है, मगर ऐसा तभी होगा जब ये लड़का इस फॉर्मेशन को एक ही दिन में ब्रेक कर पाए। जिसके जवाब में चैनसॉ कहता है कि एक दिन क्यों, इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए मुझे बस कुछ मिनटों की ही जरूरत है। फिर चैनसॉ आगे बढ़कर एक छोटा सा फॉर्मेशन बनाता है और उस जगह में डिसाइपल्स को आने के लिए कहता है। जिसके बाद वो ऊपर हवा में कुछ जगह मार्क करता है और वहाँ पे डिसाइपल्स को आने के लिए कहता है। जिसके बाद फिर वो अटैक करने के लिए भी जगह मार्क करता है और ये सब करने के बाद वो नीचे आकर सभी डिसाइपल्स को मार्क किए हुए लोकेशंस पर अटैक करने के लिए कहता है। चैनसॉ के बनाए फॉर्मेशन की वजह से डिसाइपल्स की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और चैनसॉ ने उन्हीं जगह पर मार्क किया था जो कि सबसे ज्यादा कमजोर है। सबके कॉम्बाइंड अटैक की वजह से ये फॉर्मेशन अब हिलने लगा था। पीछे एल्डर्स तो कहने लगते हैं कि ये लड़का तो सच में इस फॉर्मेशन को तोड़ने वाला है। चैनसॉ भी फिर इसको जल्दी से खत्म करने के लिए खुद भी फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद ये फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है
और उसके अंदर से काफी सारे पावरफुल एसेंस स्टोन गिरने लगते हैं। और ये चीज देखकर यहाँ पर एल्डर्स की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। और अब तो उस फॉर्मेशन के बीच में जो मेन ट्रेजर था उसका बैरियर भी हट जाता है, जिसको देखते ही वो बाकी दो एल्डर्स तुरंत हंसते हुए उस ट्रेजर के पास जाने लगते हैं। मगर तभी उनके सामने मास्टर सानवुजी आकर उन्हें रोक लेते हैं। तो फिर वो बदमाश एल्डर हंसते हुए कहने लगता है कि एल्डर सानवुजी, बेवकूफी करना बंद करो। क्या तुम उस बच्चे से किया हुआ वादा सच में पूरा करने के बारे में सोच रहे हो? मगर मास्टर सानवुजी अपने बात पर अड़े हुए थे। वो उन दोनों को ट्रेजर के आसपास भी भटकने नहीं देते। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो अपनी टीम को इशारा करता है और उसकी टीम इशारा समझकर तुरंत आगे बढ़कर बिखरे हुए सारे मैजिक क्रिस्टल्स को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। चैन साओ खुद भी अपने स्टोरेज रिंग के अंदर पावरफुल एसेंस स्टोन्स को रख रहा था और वो एल्डर आपस में ही लड़ने में लगे हुए थे। तो ये चीज देखकर डिसाइपल्स अब चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ का सारा ट्रेजर लेने नहीं देंगे। तो फिर चैन साओ अपना स्वॉर्ड निकाल कर उनके ऊपर अटैक करता है। डिसाइपल्स चैन साओ के एक ही अटैक से मरने की हालत में पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर बाकी डिसाइपल्स घबरा कर रुक जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि चैन साओ के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। चैन साओ भी उनसे कह देता है कि अगर तुमने फालतू का हरकत किया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। वहीं एल्डर्स अब भी फाइट में लगे हुए थे। वो दोनों एल्डर अब मिलकर एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, जिसको मास्टर सानवुजी रोक तो लेते हैं, मगर इससे उन्हें काफी डैमेज हुआ था और वो पीछे गिर जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों एल्डर तुरंत बीच में पड़े उस ट्रेजर को लेने के लिए जाते हैं। मगर तभी हमें पता चलता है कि बीच में जो ट्रेजर था वो असल में बस एक होलोग्राम था। वो दोनों एल्डर उसको टच तक नहीं कर पा रहे थे। चैन साओ ये देखकर हंसने लगता है। तभी मेन ट्रेजर के पास जाकर रेड डीमन उन दोनों एल्डर के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो दोनों घायल होकर कमरे के दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। फिर रेड डीमन कहता है कि रूल्स के अगेंस्ट जाकर तुम दोनों ट्रेजर को खुद के लिए हासिल करना चाहते हो। तुम्हारी ये बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। और फिर खुद आगे बढ़कर मेन ट्रेजर बॉक्स के सामने कुछ पोर्टल्स बनाता है और उसके थ्रू अपना हाथ घुसाकर ट्रेजर बॉक्स को बाहर निकाल लेता है। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान रह गए थे और पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तभी चैन साओ बताता है कि इस ट्रेजर बॉक्स का असली नाम है फ्रूट ऑफ रूल्स, जिसके अंदर पावर ऑफ रूल्स है। तो अगर तुम लोग इसको पाने के लिए एक दूसरे से फाइट करोगे, वो भी रूल्स के अगेंस्ट जाकर, तो ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम दोनों ने इस ट्रेजर को खुद के लिए हासिल करना चाहा, जबकि मास्टर सानवुजी के द्वारा पहले ही रूल बना दिया गया था कि इस ट्रेजर का मेजोरिटी हिस्सा मुझे मिलना है। तो अब ये सुनकर वो एल्डर कहने लगता है कि लड़के, तुम खुद को ज्यादा पावरफुल मत समझो, तुम्हारे ये नकली घमंड में अभी उतार दूंगा। और इतना कहते ही वो अपनी तलवार को पावर अप करके ऊपर हवा में कूद जाता है और फिर चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है। मगर उसके इस अटैक को तो चैन साओ आसानी से डॉज कर लेता है और फिर उसके ऊपर अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे वो घायल होकर वो बंदा नीचे जमीन की धूल चाटने लगता है। मोटा एल्डर तो ये चीज देखकर हैरान रह जाता है। चैन साओ अब उस एल्डर से कहता है कि क्या बस यही तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ थी? अगर ऐसा सच में है तो दोबारा मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत करना। वो एल्डर चैन साओ की स्ट्रेंथ देखकर हैरान रह गया था और उसकी चैन साओ के सामने अब बोलती बंद हो गई थी। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।